रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद ऑलमोस्ट पूरे अरब ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत तेजी से इन सारी बगावतों को अपने जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्रश कर दिया। नाउ एक बार फिर पूरा अरब मदीना की गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल यूनाइट हो चुका था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिलीजन बनने की तरफ जा रहा है और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सारी बगावतों को क्रश करने के बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था। लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थी। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से टकराने वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, उसी टाइम रोमन और पर्शियन एम्पायर आपस में बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि अब ये दोनों एम्पायर्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी और आपस में लड़ लड़ कर दोनों सुपर पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के पास बेस्ट टाइम था कि इन दोनों सुपर पावर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर की बादशाह हेराक्लियस, उन्होंने जंगी मुता और जंगी तबूक पे मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर पर किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे थे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया था, जिसका सबसे बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ दिया था, जिसके बाद पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों की गवर्नमेंट को थ्रेट्स भी भेजती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को फाड़ने के बाद उसी पर्शियन बादशाह खुसरो के बेटे ने उसे कत्ल करके खुद पूरे ईरान का बादशाह बन गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उस बेटे के आर्मी चीफ ने उसे तख्त से हटा दिया और खुद बादशाह बन गया। फिर बाकियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलका बनाया। फिर उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को लाया गया। फिर उसे भी हटा दिया गया। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में ईरान के 10 बादशाह बदले गए। इस सब की वजह से ईरान की गवर्नमेंट बाकी दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला गया है और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में एक ही लीडर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बहुत पीछे रह चुका है। उसी तरह पर्शियन एम्पायर भी अपने लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और इस बात का मुसलमानों के लीडर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने 2 बड़े फैसले किए कि पर्शियन एम्पायर पर हमला करने वाली फौज में सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होंगे जो खुद इस जिहाद के लिए वॉलंटियर करें और जो ना लड़ना चाहें वो ना लड़े। दूसरा फैसला ये कि उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि जंगी यमामा में मुसलमा को हराने के बाद वापस मदीना नहीं बल्कि अपनी फौज को लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद 18,000 मुसलमानों को लेकर पर्शियन एम्पायर ईरान की तरफ रवाना हुए। ईरान उस जमाने में बहुत बड़ा था। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फतह करने के लिए गए उसे आज के जमाने में कुवैत कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे पर्शियंस और अरबी दोनों आबाद थे। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल को लेटर लिखा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे मर्दों को लेके आ रहा हूं जो मौत शहादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम सारे अपनी जिंदगी से करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ईरान की प्रोविंस कुवैत में दाखिल हुए। कुवैत के गवर्नर ने अपने बादशाह पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है
कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट में रोमन एम्पायर्स के साथ होती रहती थी। और अरब की पिछले हजारों साल से कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पर्शियन एम्पायर के सामने सर उठा सके, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब कभी यूनाइट हुआ ही नहीं था। ईरान के बादशाह की इस गलती से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और 18,000 मुसलमान फुल स्पीड कुवैत के पहले शहर कज़ीमा की तरफ रवाना हुए। ये देखकर कुवैत का गवर्नर भी अपनी 30 या 40 हजार की फौज लेकर उसी शहर की तरफ रवाना हुआ जहां मुसलमान जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी सारी फौज वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी हुफैर पहुंच चुके हैं। तो कुवैत का गवर्नर भी वापस उसी सिटी की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनकी फौज वापस हुफैर पहुंची, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लेकर वापस पहली सिटी कज़ीमा की तरफ चले गए और वहां पहुंचकर सारे आराम करने लगे। तो वो दोबारा अपनी सारी फौज लेकर वापस कज़ीमा की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी फौज बिल्कुल थक हार कर कज़ीमा पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने मुसलमानों की सारी फौज बिल्कुल रेडी उनका इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से इस फौज को रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। यह सब खालिद बिन वलीद की जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को जंग से पहले ही इतना थका दिया जाए कि वो जंग के दिन लड़ने के काबिल ही ना रहे। नाउ मुसलमानों की फौज और पर्शियन एम्पायर की फौज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर थी और उनकी आर्मी को दुनिया की बेस्ट आर्मी समझा जाता था। लेकिन इतनी प्रोफेशनल फौज होने की वजह से इनका बॉडी आर्मर और सामान हमेशा बहुत ज्यादा और बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से उनकी फौज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत मुश्किल होती थी। जिसके मुकाबले में अरब फौज कोई फौज नहीं बल्कि बस आम मुसलमान थे और इनका आर्मर और सामान बहुत सिंपल और हल्का होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बाकी फौजों से बहुत तेज होती थी। इस बात का खालिद बिन वलीद को बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर हमें पर्शियन एम्पायर से जीतना है तो नंबर्स और ताकत से तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपनी स्पीड यूज करनी पड़ेगी और इसी स्पीड को यूज करते हुए उन्होंने बहुत तेजी से रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे सुपर पावर्स को गिरा दिया था, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। आखिर पर्शियन फौज और मुसलमानों की फौज तारीख में पहली दफा आमने सामने हुई। सबसे पहले ईरान के जनरल अपनी फौज से आगे बढ़े और मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को अकेले लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शिया की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहे होते और हजारों लोगों के क्राउड में अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाते थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला उस पर्शियन जनरल से लड़ने गए, लेकिन पर्शियन फौज से अचानक 2 लोग आकर अपने जनरल के साथ मिल गए। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक और मुसलमान की मदद के साथ इन तीनों को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी बगैर किसी जनरल के लड़ रही और सामने मुसलमान इंसानों की तारीख के सबसे बड़े जनरल्स में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें क्रश कर दिया और ये सारा इलाका फतह कर लिया। पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों की तरफ एक और फौज भी भेजी, खालिद बिन वलीद, और मुसलमानों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंट्रोल में आया और पहली बार इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन की तरफ जाने लगा। आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में अजान ना दी जा रही हो। लेकिन आखिर इस्लाम इतना बड़ा रिलीजन बना कैसे, ये हम सब के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब।